हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता। यह हमने पहले भी पढ़ा, हालांकि इसी चैप्टर में, कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग टेम्परेचर के द्वारा कैसे प्रभावित होता है। हमने पढ़ा था कि अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया के ताप में टेम्परेचर में वृद्धि कर दी जाए तो अभिक्रिया के वेग में भी वृद्धि हो जाती है। लेकिन यहां पर हम उसी चीज को विस्तार पूर्वक यानी डिटेल में पढ़ेंगे कि टेम्परेचर में वृद्धि करने से अभिक्रिया के वेग में किस प्रकार से, कितनी और क्यों वृद्धि हो जाती है। यह टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं पिछले जो वीडियो हमने देखा था, पिछली क्लास अपनी जी, कोलिजन थ्योरी, संघट्ट सिद्धांत। उसमें हमने ये कहा था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग ये दो चीजों पर डिपेंड कर रहा था। नंबर एक, संघट्ट आवर्ती, और नंबर दो, प्रभावी संघट्ट। ये हमने पिछली क्लास में देख लिया था। अब देखिए, हम आगे से स्टार्ट करते हैं। यहां से अभिक्रिया का वेग टेम्परेचर पर किस प्रकार से डिपेंड करता है। तो हमने पहले थोड़ी सी बेसिक इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के टेम्परेचर में तापमान में वृद्धि करने से वेग में भी वृद्धि हो जाती है। नॉर्मली अगर आप किसी रासायनिक अभिक्रिया के टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर देते हैं, अगर आप टेम्परेचर में, तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करते हैं, तो जो अभिक्रिया का वेग होता है वो 2 से लेकर के 3 गुना तक बढ़ जाता है। यानी पहले की तुलना में वो 200% से लेकर के 300% तक ज्यादा हो जाता है ताप में केवल 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने से। ये चीज हमने पहले पढ़ ली। ये किसी रासायनिक अभिक्रिया के ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने से अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना या 200 से 300%, एक ही बात है, 200 से 300% बढ़ जाता है। इसे हम ताप गुणांक कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? ताप गुणांक। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि ताप गुणांक बराबर T + 10 डिग्री सेल्सियस ताप। दो टेम्परेचर है अपने पास में, एक T डिग्री सेल्सियस ताप है और एक 10 डिग्री ज्यादा है। तो T + 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया का वेग नियतांक मैं लिख देता हूं शॉर्ट में K बटे T डिग्री सेल्सियस पर, T डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया का वेग नियतांक, इसको अपन क्या कहते हैं? ताप गुणांक। देख लीजिए, टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो गया और इसकी वैल्यू, इसका मान कितना आएगा? लगभग 2 से लेकर के और 3 तक ताप गुणांक, क्योंकि वेग में 2 से 3 गुना वृद्धि होती है, तो ताप गुणांक का मान आएगा 2 से लेकर के 3 तक। अब अपन यहां पर आज डिटेल से इसको विस्तार पूर्वक ये पढ़ेंगे कि टेम्परेचर में वृद्धि करने से वेग में वृद्धि कैसे हुई, क्यों हुई, इसका क्या कारण है, ये चीजें पढ़ेंगे। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने जो संघट्ट सिद्धांत पढ़ा था, उसने ये कहा था कि अभिक्रिया का वेग तो केवल दो ही चीजों पर डिपेंड करता है, इन दो पर, संघट्ट आवर्ती और प्रभावी संघट्ट। इसका मतलब अगर हम अभिक्रिया के ताप में वृद्धि कर रहे हैं तो ताप में वृद्धि करने से निश्चित ही इन दोनों में कोई परिवर्तन हो रहा होगा, या तो संघट्ट आवर्ती में या प्रभावी संघट्ट में, या फिर हो सकता है दोनों में कोई परिवर्तन हो रहा। तो देखिए, ताप में वृद्धि करने से वेग बढ़ने का क्या कारण है? वेग बढ़ने का कारण यही है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो संघट्ट आवर्ती और प्रभावी संघट्ट दोनों में वृद्धि होती है, और इन दोनों में वृद्धि होने के कारण ही किस में वृद्धि होती है? वेग में वृद्धि होती है। तो नंबर एक, ताप में वृद्धि करने से वेग में वृद्धि क्यों हुई? इसके कितने कारण हो गए अपने पास में? 2 कारण है, 2 फैक्टर है। नंबर एक, पहला कारक है संघट्ट आवर्ती, दोनों चीजों में वृद्धि होगी। तो पहले अपन देखते हैं संघट्ट आवर्ती Z। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया के ताप में वृद्धि की जाए, देखिए जैसे अपने पास में A + B, किसी पात्र में मान लीजिए ये रिएक्टेंट है, अभिकारक है, इनकी रिएक्शन हो रही है, और हम मान लीजिए इसको गर्म कर दें, इसके ताप में वृद्धि कर दें, तो ताप में वृद्धि करने से क्या होगा? ताप में वृद्धि करने से अगर आप इनको ऊर्जा देंगे तो सीधी सी बात है, जो अभिकारक के अणु है इनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। बोलो, होगी कि नहीं होगी? अगर आप किसी पदार्थ को टेम्परेचर देते हैं
तो उसे ऊर्जा प्राप्त होगी, और ऊर्जा प्राप्त होने का मतलब उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। अर्थात हमने इसको टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देने से क्या हुआ, गतिज ऊर्जा बढ़ गई। और गतिज ऊर्जा बढ़ने से क्या होगा, अपन सीधे सा जानते हैं, गतिज ऊर्जा बढ़ गई तो ए और बी के अणु है ये गति ज्यादा करेंगे। अब इनमें ज्यादा मूवमेंट होगी, और ज्यादा मूवमेंट होगी तो इनके बीच में जो टक्करों की संख्या है वो भी ज्यादा होगी। अगर ये दोनों अब ज्यादा गति कर रहे हैं, इनका गतिज ऊर्जा बढ़ गई है, ये ज्यादा गति कर रहे हैं, तो ज्यादा गति करेंगे तो इनके बीच में जो संघट हो रही है, इनके बीच में जो टक्कर हो रही है, उनकी संख्या बढ़ेगी। तो 1 सेकेंड इकाई आयतन में जो टक्करों की संख्या जिसे हम कह रहे थे संघट आवर्ती, उसमें भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण किसमें वृद्धि हो गई, संघट आवर्ती। तो पहला कारण तो ये हो गया। तो संघट आवर्ती बढ़ने से देखो वेग बढ़ा गया। पहला फैक्टर तो ये हो गया कि अगर आप किसी रासायनिक अभिक्रिया के ताप में वृद्धि करेंगे तो अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा बढ़ने से उनमें टक्करों की संख्या बढ़ेगी, अर्थात संघट आवर्ती बढ़ेगी, और संघट आवर्ती से विक्रिया का वेग बढ़ेगा। परंतु इस प्रकार से अगर हम अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो जो अभिक्रिया का वेग है उसमें मात्र 3% वृद्धि होती है। संघट आवर्ती में वृद्धि होने के कारण अभिक्रिया के वेग में मात्र 3% वृद्धि होती है, जबकि अभी हमने पढ़ा था कंप्लीट कि 200 से लेकर के 300% तक वृद्धि होती है अभिक्रिया के वेग में। यानी अभिक्रिया वेग में वृद्धि करने का जो महत्वपूर्ण कारक है वो दूसरा कारक होगा, इसके कारण तो मात्र 3% ही वृद्धि हुई है। बाकी की जो अभिक्रिया के वेग में वृद्धि है वो दूसरे कारक के कारण हुई। और दूसरा कारक क्या है, प्रभावी संघट। दूसरा अपना कारक है प्रभावी संघट। देखिए प्रभावी संघट क्या कहता है, अभी अपन ने देखा टेम्परेचर बढ़ाया अपन ने अभिक्रिया का, टेम्परेचर बढ़ाने से अभिकारक के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ गई। गतिज ऊर्जा बढ़ने से संघट आवर्ती यानी कुल टक्करों की संख्या बढ़ गई। अब मान लीजिए किसी अभिक्रिया में पहले 1 सेकंड में 100 टक्कर हो रही थी, ठीक है, और उन 100 टक्कर में से मान लीजिए 20 टक्कर हो रही थी प्रभावी और बाकी की 80 अप्रभावी थी। अब आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, गतिज ऊर्जा बढ़ गई तो टक्करों की संख्या भी बढ़ जाएगी, और टक्करों की संख्या मान लीजिए 100 से बढ़कर के 200 हो गई। टेम्परेचर भी बढ़ गया, टक्करों की संख्या भी बढ़ गई, तो जो प्रभावी संघट है वो अब और ज्यादा बढ़ जाएंगे। पहले जैसे 20 ही हो रही थी, अब मान लीजिए 200 में से 40 होने लग गई या 50 प्रभावी टक्कर होने लग गई। तो सीधी सी बात है, अगर आप कुल टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो प्रभावी टक्करों की संख्या भी बढ़ेगी। अगर कुल टक्कर ज्यादा हो रही है, पहले 1 सेकंड में 100 टक्कर हो रही थी तो उसमें से प्रभावी टक्कर मान लीजिए 20 ही थी, अब 1 सेकंड में 200 टक्कर हो रही है तो प्रभावी टक्कर कम से कम 40 तो होंगी होगी। हो सकता है 40 से ज्यादा हो जाए, चलो अपन 40 मान लेते हैं, लेकिन फिर भी डबल तो दोगुनी तो हो गई ना। अगर कुल टक्करों की संख्या बढ़ेगी, 1 सेकंड में 100 टक्कर हो रही थी पहले, 20 प्रभावी टक्कर थी, अब वही 1 सेकंड में अगर 200 टक्कर, 1 सेकंड में अगर 200 टक्कर हो रही है तो प्रभावी टक्कर भी कितनी होगी, 40 होगी। यानी प्रभावी टक्करों की, कुल टक्करों की संख्या बढ़ने से क्या बढ़ती है, प्रभावी टक्कर। अर्थात संघट आवर्ती में वृद्धि होने के कारण किस में वृद्धि होगी, प्रभावी संघट में भी वृद्धि होती है। संघट आवर्ती भी बढ़ गई और प्रभावी संघट भी बढ़ गई, और इन दोनों में वृद्धि होने के कारण किस में वृद्धि होगी, वेग। क्योंकि संघट सिद्धांत के अनुसार जो वेग है वो केवल इन दो ही चीजों पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से प्रभावी संघट बढ़ने से भी वेग बढ़ गया। अब जो प्रभावी संघट के कारण वेग में वृद्धि हुई है उसको अपन एक ग्राफ के द्वारा समझते हैं। इसके लिए अपन एक ग्राफ बनाते हैं। मैक्सवेल बोल्ट्जमान ने इन्होंने देखो इसको एक ग्राफ के द्वारा समझाया। ग्राफ बनाया है एनर्जी, इधर तो हम ले रहे हैं ऊर्जा और इधर हम लेंगे अणुओं का अंश, अणुओं की संख्या, ठीक है। इससे पहले देखो अपन एक दूसरा छोटा ग्राफ और देखते हैं। यह अपना पढ़ा हुआ है, यह अभिकारक, ये उत्पाद, और ये इससे बन गया कोई मध्यवर्ती। कोई भी विक्रिया होती है तो अभिकारक से पहले मध्यवर्ती बनता है, बाद में उत्पाद बनता है।
ये जो ऊर्जा है अभिकारक को मध्यवर्ती में बदलने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है, ये वाली ऊर्जा, इस ऊर्जा को हम कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। यहां से लेकर के यहां तक की जो ऊर्जा है इसको हम क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। और इस मध्यवर्ती की जो कुल ऊर्जा होती है ना, मतलब 0 से लेकर के यहां तक, ये वाली ऊर्जा, इस ऊर्जा को कहते हैं देहलीज ऊर्जा। यानी सक्रियण ऊर्जा प्लस अभिकारक की ऊर्जा, इन दोनों के योग को क्या कहते हैं, देहलीज ऊर्जा। या आप ये कह सकते हैं कि मध्यवर्ती की कुल ऊर्जा, ये मध्यवर्ती की कुल ऊर्जा होगी, इसको अपन क्या कहते हैं, देहलीज ऊर्जा। या फिर अभिकारक को मध्यवर्ती में बदलने वाली ऊर्जा, उसको आप बोल सकते हैं सक्रियण ऊर्जा। ठीक है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर अभिकारक का अणु भाग ले रहा है तो उससे उत्पाद केवल तभी बनेगा जब उसके पास में टोटल कम से कम इतनी ऊर्जा हो, देहलीज ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा हो। या आप कह सकते हैं कि अभिकारक की खुद की ऊर्जा, इसके अतिरिक्त उसके पास में सक्रियण ऊर्जा और होनी चाहिए। अगर इससे कम ऊर्जा है तो वो अभिकारक का अणु कभी भी उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो सकता। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि अगर अभिकारक के पास में एनर्जी ही कम है तो फिर वो उत्पाद में चेंज नहीं हो सकता, वो अभिक्रिया में एक अवरोध हो गया, बाधा हो गई। तो यहां पर भी अपने पास में ये ऊर्जा है और मान लीजिए सक्रिय ऊर्जा या देहलीज ऊर्जा ये इतनी है। अगर किसी अभिकारक के अणु के पास में इससे कम ऊर्जा है तो वो उत्पाद में चेंज नहीं हो सकता, अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता अगर ऊर्जा इससे कम है। और अगर इससे ज्यादा ऊर्जा है तो वो अभिकारक का अणु अभिक्रिया में भाग ले सकता है और उत्पाद बना सकता है। तो इसके लिए मान लीजिए अपन ने T डिग्री सेल्सियस ताप पर ग्राफ बनाया है और मान लीजिए ये अपना जो ग्राफ है ये इस प्रकार का ग्राफ आया है। ये अपने पास में टोटल इतने अभिकारक के अणु हैं, उनमें से मात्र ये इतने ही अणु ऐसे हैं जो अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं और उत्पाद में बदल सकते हैं। ये मैंने बनाया है किसी T डिग्री सेल्सियस ताप पर ग्राफ बनाया है। ये केवल इतने अणु हैं, बाकी के अणु अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकते, उनसे उत्पाद नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि उनकी ऊर्जा कम है। ये देखो अणु तो खूब है यहाँ पर, लेकिन इनके पास में ऊर्जा कम है, कम से कम इतनी ऊर्जा होनी चाहिए और इनकी सबकी ऊर्जा कम है, इधर रह गए ना, यानी इनकी ऊर्जा कम है तो ये अभिक्रिया में भाग लेकर के उत्पाद ही नहीं बना सकते। केवल ये इतने ही अणु है जो अभिक्रिया में भाग लेकर के उत्पाद बना सकते हैं। मान लीजिए इसको मैं नाम दे देता हूं, ये इतना है, मान लीजिए इसको मैंने नाम दे दिया ABCD। तो ग्राफ में जो अपने को क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है ABCD क्षेत्रफल, केवल ये इतना ही क्षेत्रफल है जो अभिक्रिया में भाग लेकर के उत्पाद में चेंज हो सकता है। अब अपन क्या करते हैं, अभिक्रिया के ताप में वृद्धि करते हैं, टेम्परेचर में वृद्धि करते हैं। और टेम्परेचर को मैंने बढ़ा करके कर दिया T+10 डिग्री सेल्सियस ताप, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर को बढ़ाने से ये जो अणु है जो अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकते थे, ये वाले सारे अणु, इनकी सबकी ऊर्जा थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी। और इनमें से जैसे जैसे इनकी ऊर्जा बढ़ेगी तो ऊर्जा बढ़ने से आगे की तरफ खिसकेंगे और जो अणु इस पॉइंट से आगे चले जाएंगे, सक्रिय ऊर्जा से आगे चले जाएंगे, वो फिर अभिक्रिया में भाग लेने योग्य हो जाएंगे। तो मान लीजिए मैंने टेम्परेचर जैसे बढ़ाया तो इस ग्राफ का जो रूप है वो कुछ इस तरह से हो गया, इस तरह से हो गया। यहां से बहुत सारे अणु टेम्परेचर देने से ऊर्जा ग्रहण करके और उनकी ऊर्जा बढ़ गई और उनकी ऊर्जा बढ़ करके सक्रिय ऊर्जा से ज्यादा हो गई, वो सारे के सारे यहां से यहां आ गए और अब ये सभी अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं। अब ये अणु भी अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं। A B इसको मैं मान लेता हूं C' और इसको मैं मान लेता हूं D'। तो अब कुल अभिक्रिया में A B C' D' इतना क्षेत्रफल भाग ले सकता है। तो अभिक्रिया के वेग में कैसे वृद्धि होती है, इसको आप इस ग्राफ के द्वारा सीधा सा नॉर्मली समझ सकते हैं। जब टेम्परेचर कम था तो केवल ये इतने ही अणु है जो अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं, केवल इतने ही। जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से ये सारे के सारे अणु सक्रिय ऊर्जा को पार करके आगे चले गए और आगे जाने का मतलब अब ये सारे अणु अभिक्रिया में भाग लेकर के उत्पाद बना सकते हैं। तो जब टेम्परेचर कम था केवल इतने ही अणु अभिक्रिया में भाग लेकर उत्पाद बना रहे हैं और जब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया है
तो ये इतने अणु विक्रिया में भाग लेकर के और उत्पाद में परिवर्तित हो सकते हैं, इतने अणु एक साथ भाग लेंगे। तो सीधी सी बात है कि जो विक्रिया का वेग है उसमें भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से विक्रिया के वेग में वृद्धि होने के वैसे तो दो कारण हैं। नंबर एक, पहला कारक हमने देखा प्रभावी संघट बढ़ता है, और नंबर दो, पहला कारक संघट आवृत्ति बढ़ती है, नंबर दो प्रभावी संघट बढ़ता है। इन दोनों में वृद्धि होने के कारण वेग में वृद्धि होती है, लेकिन सबसे मेन कारक यही है, प्रभावी संघट। बहुत सारे अणु ऐसे थे जिनकी पहले ऊर्जा कम थी, टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी ऊर्जा बढ़ गई, और ऊर्जा बढ़ने के परिणाम स्वरूप वो सभी विक्रिया में भाग लेने योग्य हो गए। तो ये है मैक्सवेल बोल्ट्जमान का ग्राफ। इस आरेख, ये जो आरेख हमने बनाया है मैक्सवेल बोल्ट्जमान का, इसे मैक्सवेल बोल्ट्जमान ऊर्जा वितरण आरेख कहा जाता है। मैक्सवेल बोल्ट्जमान ऊर्जा वितरण आरेख, इस ग्राफ का नाम। और इस ग्राफ की सहायता से हम इजीली बता सकते हैं कि टेम्परेचर में वृद्धि करने से विक्रिया के वेग में वृद्धि क्यों होती है। तो ये अपना आज का टॉपिक था कि अगर किसी रासायनिक विक्रिया के ताप में टेम्परेचर में वृद्धि कर दी जाए तो उस विक्रिया के वेग में कितनी वृद्धि होती है और क्यों होती है। ऐसे कौन कौन से कारक है जिसके कारण विक्रिया के वेग में वृद्धि होती है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।